दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे।
क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन।
करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। हाय प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। मीठी मीठी प्यारी प्यारी तेरी इन बातों में आ गई मैं, आई पिया ले ले मुझे बाहों में। ओए दिल दिया तुमको ये लो, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। गजब की चमक तेरे गालों में, आजा तू लगा दूं मैं फूल तेरे बालों में। अरे देखी है गजब की चमक तेरे गालों में, आजा तू लगा दूं मैं फूल तेरे बालों में। सीने से लगा ले मुझे अपना बना ले, तेरे संग रहना है दिल में बसा ले। ओए दिल दिया तुमको ये लो, देखो ना झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। सुनो मियाँ तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने। सुनो मियाँ तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने। सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन जी, झूठ मत बोलो। सुनो जी झूठ मत बोलो। गोरे तन से सरकता जाए, गोरे तन से सरकता जाए, मेरा दिल ये धड़कता जाए। दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। मेरे पीछे ज़माना सारा, मेरे पीछे ज़माना सारा, हुस्न मेरा है एक अंगारा। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। हाय मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। मेरी जान तूने एहसान मुझ पे
सोनिए। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। तेरी मेरी मोहब्बत का गुल खिल गया, मैंने चाहा जिसे वो सनम मिल गया। ओ तेरी मेरी मोहब्बत का गुल खिल गया, मैंने चाहा जिसे वो सनम मिल गया। बड़ी मुश्किल से हमको मिली ये घड़ी, पास आजा अरे दूर क्यों है खड़ी। तुझे देखो महकती जाऊं, खुशबू सी महकती जाऊं, ये तेरा है कमाल सोनिया, तू ही मैं बेख्याल सोनिया। ये तेरा है कमाल सोनिया, तू ही मैं बेख्याल सोनिया। गोरे तन से सरकता जाए मेरा दिल ये धड़कता जाए, दुपट्टे को संभाल सोनिए, बड़ा है मेरा हाल सोनिए। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। खुला है मेरा पिंजरा, हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, मैं मर गई। अरे जादू कोई दिल पे मेरे, जादू कोई दिल पे मेरे तू कर गई। तुझे पलकों में मैं बंद करके रखूं, मैं तुझे अपनी बाहों में भर के रखूं। ना यूं छोटे मोटे बहाने बना, मुझे यार है तेरी मर्जी बता। खुला है मेरा पिंजरा, हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना।
पिंजरा। हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना, चुराना ऐसे आँखियां, लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। अरे खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना, चुराना ऐसे आँखियां, लड़ने दे नैना। राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये देखो। 3 स्रोत है, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के विवरण। कोई 2 भी पूछ सकता है और 1 भी। पुरातात्विक अकेला भी पूछ सकता है, साहित्यिक अकेला भी पूछ सकता है, लेकिन विदेशी यात्रियों का अकेला नहीं पूछता, उसको तकरीबन पुरातात्विक स्रोत के साथ ही पूछता है। तो हम पूरे डिटेल से बात करेंगे इन स्रोतों के बारे में। तो भूमिका में बात करते हैं। इतिहास कपोल कल्पना पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होता है। इन्हीं तथ्यों को इतिहास के स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत वे उपकरण हैं जिनसे इतिहासकार इतिहास की रचना करता है। इस कार्य में वह एक वैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति अपनाता है, अर्थात वह मानव द्वारा अतीत के उपलब्ध अवशेषों व लिखित सामग्री को वैसे के वैसे न अपनाकर उसकी प्रामाणिकता को परखता है। भारत में मानव के उद्भव तथा उसके द्वारा निर्मित सभ्यता और संस्कृति के तथ्य हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। मुख्यतः ये हमें 3 रूपों में प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिनका वर्णन इस प्रकार है। कहने का अगर साथ देखें तो इसमें है कि डायरेक्ट ही इस्तेमाल नहीं करता है इतिहास के उन तथ्यों को, उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन तथ्यों का इस्तेमाल करता है एक इतिहासकार, जिसका मकसद यही है भूमिका के। अब बात करते हैं पहले हम पुरातात्विक स्रोत की। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के लिए पुरातात्विक स्रोत अति महत्वपूर्ण साधन है। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत भौतिक अवशेष, अभिलेख, भूमि अनुदान पत्थर, स्मारक भवन, मुद्राएं, चित्रकारी व मूर्तियां इत्यादि आते हैं। इन स्रोतों का विशेष महत्व है क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, प्राचीन ग्रंथों के रचना काल की ठीक जानकारी नहीं मिलती। दूसरा, ग्रंथों की रचना में लेखक का दृष्टिकोण बाधा बन जाता है। संक्षेप में इन पुरातात्विक स्रोतों का इस प्रकार है, यानी कि साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा इन पर विश्वास किया जाता है। क्यों? 2 ये कारण बताए हैं। तो पहला इसमें है पुरातात्विक स्रोत में भौतिक अवशेष, यानी कि दैनिक प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं। वो भौतिक अवशेष अर्थात दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के अवशेष हमें सही अर्थों में उस समाज के सभी पक्ष बताते हैं। हमें आदिमानव की सारी जानकारी पाषाणों के अवशेषों से प्राप्त होती है। जैसे मिट्टी के बर्तनों के आगमन का ज्ञान नवपाषाण काल के अवशेषों से होता है। सिंधु सभ्यता को विकसित कहने का हमारा अर्थ उस काल की उन वस्तुओं पर आधारित है जो प्राप्त हुई है, यानी कि दैनिक प्रयोग की जो हमें वस्तुएं मिली है सिंधु सभ्यता की, उसी आधार पर हम उस सभ्यता को इतनी विकसित सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मेरुदंड भी अपने समय की जानकारी देते हैं। किसी काल के लोग जिस धातु की वस्तु का उपयोग करते थे वह उनकी सोच, जीवन शैली, आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देती है। कुछ भौतिक सामग्री तो बिना खुदाई के प्राप्त हो जाती है, जबकि अधिकतर सामान खुदाई में ही प्राप्त होता है और खुदाई स्थल के लिए टीला शब्द प्रयोग किया जाता है, जो सतह से एक उभरा हुआ स्थान होता है जिसमें पुरानी सभ्यता के अवशेष दबे पड़े होते हैं। खुदाई या खनन के 2 तरीके हैं, पहले टीले की गहराई के आधार पर तथा दूसरी टीले के अक्षेत्रफल के आधार पर। इन्हें क्रमशः लंबवत व क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। तो वन लाइनर कन्फर्म है कि आप एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो पूछ सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन में कि खुदाई के खनन के 2 तरीके बताएं, वो है लंबवत व क्षैतिज उत्खनन। ये है, याद रखना। इसके 3 प्रकार होते हैं, एकल संस्कृति टीला, द्वि संस्कृति टीला, बहु संस्कृति टीला। मतलब जहां एक संस्कृति मिले, द्वि में 2 संस्कृति मिले, बहु संस्कृति में 2 से ज्यादा संस्कृति मिले। पुरातत्वविद खुदाई से प्राप्त सामग्री का सावधानी से प्रयोग करके अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे वस्तु का समय, धातु, कला, वैज्ञानिक उन्नति इत्यादि।
इसमें सबसे अनिवार्य तथा जटिल कार्य उसका काल निर्धारण करना होता है और इसका ज्ञान रेडियो कार्बन विधि से होता है और इसका आविष्कार सन 1949 में रसायन शास्त्री विल्ड लेबी द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ये आएगा, रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार कब हुआ? 1949 में। किसने किया? विल्ड लेबी द्वारा किया गया। तो 1 लाइन क्वेश्चन ध्यान रखना। प्रत्येक प्राणवान वस्तु अर्थात जीव में कार्बन 14, ऊपर ये 14 लिखा है, 14 होता है। यह कार्बन श्वास, भोजन व जल के माध्यम से शरीर में निरंतर जाता रहता है। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कार्बन जाने की क्रिया बंद हो जाती है, जबकि यह कार्बन एक निश्चित मात्रा में मृतक शरीर से कम होता रहता है। इसीलिए जिस वस्तु या जीव में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होगी वह अधिक प्राचीन नहीं होगा। यदि यह मात्रा बहुत कम है तो वस्तु या जीव अधिक प्राचीन होगा। इस नियम के तहत ये याद रखें, C14 मतलब कार्बन 14 का आधा जीवन 5568 वर्ष है और पूर्ण जीवन 11136 वर्ष। तो कार्बन 14 का पूरा समय दिया है और आधा जीवन। तो कार्बन 14 के अलावा तिथि क्रम निर्धारण के लिए कई अन्य वैज्ञानिक विधियां भी प्रयोग में लाई जाती है, जैसे पौधों का परीक्षण पराग विश्लेषण द्वारा किया जाता है। यानी कि अलग अलग चीजों का परीक्षण अलग अलग विधि, इसमें जिसमें कार्बन जाया जाता है उसका तो C14 द्वारा किया जाता है, जैसे कि पौधों का बताया मैंने पराग विश्लेषण। और पौधों का थोड़ा मैं बता दूं आपको, हाईलाइट करूं तो पौधों को जब काटते तो इसमें छल्ले प्रकार के होते हैं, ऐसे गोल गोल, जिन्हें वल्य कहते हैं। उनके आधार पर उनकी आयु निर्धारित की जाती है। शायद एक जो वल्य या छल्ला होता है वो 10 वर्ष के आसपास माना जाता है। उसमें जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसकी एज होगी। इस प्रकार से अगला है अभिलेख। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्रा व प्रतिमाओं पर लिखे हुए हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या या फिर पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक अभिलेख अशोक के हैं, जो अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इनकी लिपि मुख्य रूप से ब्राह्मी है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। उत्तर पश्चिमी सीमा अक्षेत्र के अभिलेख घोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। हैदराबाद मास्की से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का एक अन्य नाम वर्णित है, जिसमें उसे प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये उसका अशोक का अन्य नाम क्या है? प्रियदर्शी। और कहा? वो हैदराबाद व मास्की से प्राप्त अभिलेखों में है। तो 1 लाइनर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में यूनानी व अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा कालीन है। ये भावचित्रात्मक लिपि में है। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ अभिलेख तो शासकों द्वारा दिए गए आदेश हैं, जैसे कि अशोक से संबंधित। दूसरा अभिलेख विभिन्न धर्मों का संदेश देने वाले, यानी कि कई तो शासकों ने आदेश दिए हैं, ऐसे स्तंभ लिखे। कई हैं जो संदेश धर्म का देते हैं। और तीसरे अभिलेख क्या है? राजाओं की विजय के बारे में जो बताते हैं, प्रस्तुतियों ने उनकी प्रशंसा लिखी हुई है विजय की। ये इन प्रस्तुतियों में बात करें खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, और उधर दामन का गिरनार अभिलेख, सातवाहन नरेश पुल भावी का नासिक गुहा लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर आदि अभिलेख प्रमुख है। गैर सरकारी अभिलेखों में बेशनगर, गैर सरकारी मतलब जो अब सरकारी नहीं है, यानी कि जो राजा है उस समय उसके द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो गैर सरकारी अभिलेख है। तो क्या है? बेशनगर। विदिशा का गरुड़ लेख, जो कि लेख है भागवत धर्म का ज्ञान कराता है, यानी कि विदिशा जो गरुड़ लेख है, 2 बार लिखा गया, ये लेख भागवत धर्म का ज्ञान कराता है। ऐसे निजी या गैर सरकारी अभिलेख मुख्यतः मंदिरों या मूर्तियों पर अंकित हैं। इनसे मूर्तिकला और वास्तुकला के साथ साथ भाषाओं के विकास का भी ज्ञान होता है, याद रखना। फिर है तीसरा भाई भूमि अनुदान पत्र। ये अधिकतर ताम्र पत्थर हैं, जो शासकों व सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों तथा जागीरदारों को राजस्व या दान में दिए गए थे। यानी कि क्या है? भूमि अनुदान पत्थर हैं। वापिस देखो, भिक्षुओं या सामंतों को शासकों ने जो दान में दिए हैं उसके बारे में है। इनकी भाषा है जो प्राकृत, संस्कृत, तेलुगु व तमिल है। ये अधिकतर 600 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य के हैं। समय बताया है कब से कब तक के हैं। ये मुख्य रूप से अब किस वंश से हैं? राजपूत, चोल, पांड्या क्षेत्र का ज्ञान कराते हैं। बोग्जगोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्थर है, जिस पर वैदिक देवता का, यानी कि सबसे पुराना अगर इसमें अभिलेख संधि पत्थर देखेंगे भूमि अनुदान पत्र, बोग्जगोई अभिलेख है। एमसीक्यू के लिए, सॉरी 1 लाइनर के लिए याद रखना।
नेक्स्ट है स्मारक और भवन। नगर, भवन तथा उससे प्राप्त वस्तुएं हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में बताती हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी भवनों व नगरों से मिली है, जो पूर्णतः विकसित प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि भवन ना मिलते तो हम ये नहीं लगा पाते कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। पाटलिपुत्र मौर्य वंश के बारे में, तक्षशिला मौर्य व कुषाण वंश के बारे में, नालंदा व उज्जैन गुप्त वंश के बारे में और दिल्ली के कुछ भवन दिल्ली सल्तनत की तस्वीर हमें देते हैं। इनसे जहां कला का ज्ञान होता है, वहीं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व व्यापारिक पक्ष भी उभर कर सामने आता है। गुप्त काल के मंदिर उनकी सोच को बताते हैं, तो कनिष्क के भवन यूनानी प्रभाव को बताते हैं। जावा के बोरोबुदुर व प्रभुन्य मंदिर, कंबोडिया का अंग्कोर का मंदिर आदि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार को दर्शाते हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति विदेशों में भी थी, वो मंदिर है, ये बताते हैं। आज भी भारत के उत्तरी क्षेत्र के मंदिर जो है नागर शैली में, दक्षिण की बात करें तो द्रविड़ शैली में, और दक्षिण पथ की बात करें तो दोनों के मिश्रित बेसर शैली में निर्मित है। ये शैली बताई है कि ज्यादातर उत्तर भारत के नागर शैली में है, दक्षिण के द्रविड़ और बीच के बेसर शैली में। नेक्स्ट है मुद्राएं। मुद्राओं ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में मुद्राएं या सिक्के हमें विभिन्न अक्षेत्रों से विभिन्न धातुओं के रूप में मिले हैं। इन मुद्राओं से शासक की प्रशासनिक योग्यता, वंश क्रम, तिथि, दरबार इत्यादि का ज्ञान तो होता ही है, इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। इन सिक्कों पर अंकित चित्र समाज की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। इन पक्षों के अतिरिक्त सिक्के की बनावट को देखकर उस काल की वैज्ञानिक उन्नति का आभास भी होता है। यदि विदेशों के सिक्के भारत में तथा भारत के सिक्के विदेशों में प्राप्त होते हैं, तो स्पष्ट है कि हमारा व्यापार उन क्षेत्रों के साथ था। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास मूलतः सिक्कों पर ही आधारित है। यानी कि इस समय का जो काल है केवल सिक्कों पर देखकर ही लिखा गया है। इनमें हिंद यूनानी 30 सिक्के हमें मिले हैं, जो इस बारे में विस्तृत ज्ञान कराते हैं। मौर्योत्तर काल के सिक्के सीसा, टीन, तांबा, ये सीसा भाई धातु होती है जिसको इंग्लिश में लीड कहते हैं, वो है। टीन, तांबा, कांस्य व चांदी के हैं। कुषाणों के सिक्के शुद्ध सोने के प्राप्त हुए हैं। गुप्त सम्राटों की स्वर्ण मुद्राएं उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से मिली है, इसलिए सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का बहुमूल्य स्रोत है। यहाँ मैं एक और बताता हूँ कि सबसे पहले जो सिक्के चलाए थे राजा महाराजों में बात करें तो सोने के, वो हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। तो क्वेश्चन से है सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने, फिर बात करें तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाण वंश ने, और सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्के गुप्त वंश ने चलाए थे। तो सोने से रिलेटेड 3 चीज याद रखना, पहले चलाए वो हिंद यूनानी शासकों ने, सबसे ज्यादा शुद्ध मात्रा में है कुषाण वंश ने, फिर रिपीट कर रहा हूं, और ज्यादा मात्रा में गुप्त वंश ने चलाए थे। फिर अभी नेक्स्ट मूर्तियां और चित्रकला। जिस प्रकार से अभिलेख व सिक्के प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, उसी प्रकार मूर्तियां भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमें कुषाण काल व गुप्त काल की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं पर प्रकाश डालती है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर भी विदेशी प्रभाव अधिक है। गुप्त काल की मूर्तियों में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्त उत्तर काल में इनमें सांकेतिकता झलकती है। भरूच, बोधगया, अमरावती की मूर्तियां जनजीवन के प्रत्येक पक्ष को बताती है। कनिष्क की सिरवहीन मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मूर्तियों से मिलता हुआ एक अन्य स्रोत चित्रकारी है, यानी कि मूर्तियों से एक अन्य जानकारी जो चित्रकारी के द्वारा हमें मिलती है, यह भी किसी अन्य पक्ष से कमजोर नहीं है। चट्टान चित्रकारी से हमें आदि मानव के जीवन की झलक मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता तथा शिशु तथा मरणासन राजकुमार के चित्र शाश्वत एवं सर्वकालिक है। मरणासन और परिलक्षित जो शब्द गया है, दोनों का मतलब मैं बताऊं। परिलक्षित का मतलब अच्छी तरह देखभाल हुआ होता है, कि अच्छी तरह से देखभाल जिसकी हो, वो परिलक्षित। और मरणासन का बताऊं जो मरने वाला हो, तो उसमें जो राजकुमारी का चित्र है वो मरने वाली है, वो दिखाया गया है। और राजकुमारी जो शाश्वत है, शाश्वत का मतलब है जो सदा रहने वाला है, और सर्वकालिक जो हमेशा काल में रहता है। तो ये इनके मतलब भी समझ लो साथ के साथ। जो गुप्त काल की कला व जन सामान्य का बोध हमें देती है। इसी प्रकार से एलोरा गुफा से प्राप्त चित्र तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर की चित्रकारी अपने युग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है अब पुरातात्विक स्रोत में। अब ये है कि क्या इनकी कोई सीमाएं हैं, वो डिस्कस करते हैं।
इतिहास की पुनर्रचना में पुरातात्विक स्रोत विश्वस्त स्रोत माने जाते हैं, यानी कि विश्वास ज्यादा किया जाता है इन पर, परंतु इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। क्या है? उदाहरण के लिए बहुत से अभिलेखों में उनके उत्कीर्ण कराने वाले राजाओं के विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा होता है। कुछ अभिलेख पढ़ने लायक की स्थिति में नहीं है। बहुत से भौतिक अवशेष अभी टीलों के नीचे दबे पड़े हैं, जिन्हें निकाल पाना आसान नहीं है। कपड़ा, चमड़ा या लकड़ी का सामान इत्यादि हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गलकर खत्म हो गए। ये कुछ सीमाएं, लेकिन इन सीमाओं के होते भी पुरातात्विक अवशेष इतिहास लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम मानेंगे ये है। ये कुछ सीमाएं जरूर थी। अब बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोत की। हमारा दूसरा जो स्रोत है, ये पहले बता देखो, इसके 7 पॉइंट और इसी के साथ पुरातात्विक के साथ विदेशी विवरण कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत अपने आप में ही बहुत बड़ा स्रोत है, इसको अलग से पूछ जाएगा। ये जरूरी नहीं है, अगर वो 2 इकट्ठे पूछ ले, साहित्यिक और पुरातात्विक, पॉइंट आपको सारे लिखने हैं। थोड़ा मैटर इनकी 1-2 लाइन भले ही कम कर लेना, लेकिन पॉइंट वो सारे लिखने हैं आपने, ये ध्यान रखना एग्जाम में। और ये 100% चांस है कि एग्जाम में आएगा, तो इसलिए अपने अच्छे से तैयारी करें। साहित्यिक स्रोत भी हम देखें तो 3 भागों में बटे हुए हैं, धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य। पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। इस साहित्य से अभिप्राय उन रचनाओं से हैं जो कि विभिन्न धर्मों से संबंधित है, तथा उनके दर्शन, विचारधारा, आदर्श, व्यक्तित्व तथा घटनाओं इत्यादि के बारे में जानकारी देती है। इनकी लाभकारी पक्ष यह है कि ये समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में प्रकाश डालते हैं। इनका त्रुटिपूर्ण पक्ष ये है कि इनमें कल्पित बातों का सम्मिश्रण होता है, मतलब कि जो कल्पना पर आधारित है, इसकी कमियां ये हैं कि कुछ कल्पनाएं भी ज्यादा इसमें ऐड कर दी जाती हैं, और अच्छा ये है कि प्रत्येक समाज के बारे में उसने हमें बताती हैं। क्योंकि जो कल्पनाएं की बातें ये करते हैं तो वैज्ञानिक युग में आज उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये माना गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी ब्राह्मण, बौद्ध व जैन धर्म के साहित्य से उपलब्ध होती है। अब ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं। पहले ब्राह्मण साहित्य में बात करें तो ये धार्मिक साहित्य में ही चल रहे हैं। धार्मिक साहित्य में पहले ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें वैदिक साहित्य आता है। वैदिक धर्म की पुस्तकों में प्राचीन भारत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद अर्थात जानने से हुई है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है पूछे तो विद अर्थात जिसका मतलब है जानना, और जिसका तात्पर्य है ज्ञान से। जिसका तात्पर्य ज्ञान से 2 बार लिखा गया, भाई 1 बार लिखना। वैदिक परंपरा में वेद को श्रुति भी कहा गया। अब श्रुति क्यों कहा गया ये देखो, वैदिक साहित्य को श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। मानते ये है कि ये रचित ग्रंथ नहीं है, बल्कि ऋषियों द्वारा आत्मसात किए गए हैं, मतलब कि लिए गए हैं, अर्थात स्वयं देवताओं ने उन्हें ये ज्ञान दृश्य रूप में दिया है। मतलब देवताओं ने ऋषि मुनियों को सुनाया, ये 4 जो हमारे वेद माने जाते हैं, और उस वेदों के द्वारा उन्होंने श्रुति साहित्य यानी कि सुनकर ग्रहण किए हैं, और आगे कई पीढ़ियों तक वो सुनकर ही यानी कि याद ही करवाते थे, इसलिए श्रुति साहित्य है। फिर कालांतर में जब उसकी लिखित रूप में आवश्यकता हुई तो उन्होंने संग्रह किया, उनको लिखना शुरू किया, इसलिए इनको देव निर्मित भी कहा जाता है, याद रखना। वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। अथर्ववेद की संहिता इन 4 वेदों से संबंधित साहित्य हमारा वैदिक साहित्य है। वेदों से संबंधित साहित्य का अर्थ है कि प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेदों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि अगर मैं पहले बताऊं तो वेदों को समझने के लिए ही ये सब कुछ है। वैदिक साहित्य में आगे चलते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद जब आते हैं या फिर सूत्र साहित्य आता है, ये केवल वेदों को समझने के लिए समय के साथ जो डिमांड होती रही है वो वेदों को समझने के लिए ही है। तो जैसे कि अगर हम किसी चीज को समझने के उसके नोट्स बनाते हैं, फिर उसको और सरल भाषा में, इसी प्रकार है ये, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। अब ब्राह्मण के अंतिम भाग को आर्णक्य कहते हैं, और आर्णक्य ग्रंथों के साथ उपनिषद जुड़े हुए हैं, अर्थात प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आर्णक्य और उपनिषद, यानी हर वेद से इस तरह जुड़े हुए हैं। और इस साहित्य का संक्षिप्त वर्णन हम इस प्रकार करते हैं। पहले वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद, 4 वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, 1 लाइनर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कितने सूक्त है? 1028 मंडल पूछे गए थे पिछली बार। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हैं, और मंत्रों की कुल संख्या लगभग 10,580, और मंडल की बात करें 10 मंडल में बांटा गया है। कहा जाता है कि प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास आने के बाद ही ने जोड़ा है, शुरुआत में ये नहीं थे पहला और 10वां मंडल, क्योंकि इनकी भाषा से 8 मंडलों से भिन्न है।
ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे मानव जाति का प्रथम विधान कहा गया। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का आधार है। ऋषि कुलों द्वारा रचे गए मंत्रों को देवताओं की प्रशंसा में, बलि के समय तथा अन्य पारंपरिक प्रथाओं के समय गाया जाता था। सबसे अधिक मंत्र अग्नि के हैं, फिर इंद्र और वरुण देवता को संबोधित है। ये देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। इनकी उपासना युद्ध में विजय, धन की प्राप्ति, लंबे और सुखमय जीवन और संतान प्राप्ति के लिए की जाती थी। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और पुरुष सूक्त भी है। जिस पुरुष सूक्त में जो ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, इसी से है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और ये भी याद रखना, वन लाइनर के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला वेद है सामवेद। साम शब्द से अर्थ है मधुर गान, अर्थात या फिर अतः सामवेद को मधुर गीतों का संग्रह भी कहा जाता है। इसमें 1603 गीत है। तो कितने गीत है सामवेद में, याद रखना 1603। इन गीतों में से 99 गीतों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए। तो यानी सामवेद के टोटल गीत है 1603। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। और इसके खुद के 99, तो 1603 - 99 कर लो, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये गीत उद्गात्री ऋषियों द्वारा सोमयज्ञ के समय सुर और ताल सहित गाए जाते थे। सामवेद को भारतीय संगीत कला का प्रथम और बहुमूल्य स्रोत स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यह एक अनुष्ठानिक वेद है। इसका उद्देश्य ही यज्ञ संबंधी विधियां बताता है, यानी कि यज्ञ के नियम बताए गए हैं कि कैसे करना चाहिए, जो यज्ञ करने का स्थान बना जाता है कैसे बनाना चाहिए, सब यजुर्वेद में। यह बलि की विधियां तथा देवी शक्तियों को प्राप्त करने के साधनों की जानकारी भी देता है। यह वेद 2 भागों में, अब यजुर्वेद 2 भागों में है। एक है सवेतीय शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इनमें विभाजित है। यजुर्वेद में प्राचीनतम गद्य साहित्य शामिल है, तो गद्य में है ये भी ध्यान रखना। अथर्ववेद, अथर्ववेद की बात करें तो यह वेद अन्य तीनों वेदों से भिन्न है और इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। इसमें 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र है। तो याद रखना अथर्ववेद में कितने 731 सूक्त है। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए कि 731 सूक्त है और 6000 मंत्र किसमें, अथर्ववेद में है। और 20 मंडल में विभाजित है। पिछली बार ऋग्वेद के मंडल पूछा था, हो सकता है आपके बार अथर्ववेद के पूछे। तो अथर्ववेद में 20 मंडल है। यह वेद इसलिए महत्वपूर्ण और रुचिकार है क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं और विश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें जादू टोनों से संबंधी मंत्र है। इसमें अनेक बीमारियों के बचाव तथा औषधियों का भी वर्णन है। बहुत लंबे समय तक इसे वेदों की श्रेणी में नहीं माना जाता था। वेद त्रय में प्रथम 3 वेद ही शामिल थे, यानी कि शुरुआत में इसको वेदों में नहीं माना गया, पहले 3 ही वेद माने जाते थे, इसको बाद में शामिल किया। और यही वेद है सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे, या आज प्रचलित है क्योंकि ये आम जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है, लेकिन ये देखे तो चारों वेदों में महत्वपूर्ण है कि आम जीवन से ये जुड़ा हुआ है। और इसकी रचना कहते हैं कि अथर्वा ऋषि ने की थी। याद रख सकते, पूछ सकते अथर्ववेद किसने लिखा, अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक सोनक्की और पेपलाद। तो इसकी 2 शाखाएं याद रखना। फिर हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आगे वेदों के बाद। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद ऋचाओं की व्याख्या की गई है, यानी कि जो वेदों की ऋचा है, मंत्र, उनकी व्याख्या ये गद्य शैली में है ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें वेद ऋचा विभिन्न बलियों और अनुष्ठानों के अंतर संबंधों की व्याख्या, यानी कि यज्ञों के बीच जो अंतर संबंध है उनकी व्याख्या है। प्रत्येक वेद से अनेक ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो कौन से वेद से जुड़े हुए हैं याद रखना। आप देखो ऋग्वेद के साथ है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, याद रखना। ऋग्वेद के साथ कौन से 2, ऐत्रेय और कौशिकी। ये है सामवेद के साथ है तांडव व जैमिनी। तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद, तांडव और जैमिनी सामवेद के साथ है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद, 2 यजुर्वेद थे ना, कृष्ण और शुक्ल, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है जो कृष्ण यजुर्वेद, और शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा। और शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण भी, याद रखना। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और महत्वपूर्ण भी। किससे जुड़ा हुआ है शतपथ, ये फिर याद रखना, ये जुड़ा हुआ है आपका शुक्ल यजुर्वेद से। और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से, यानी केवल एक ही है अथर्ववेद का, वो है गोपत ब्राह्मण। अब आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जोड़े गए भाग को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक शब्द का क्या मतलब है, वन,
यानी कि इनकी रचना वनों में रहने वाले ऋषियों का उनके शिष्य द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें आरण्यक कहते हैं। इनका संबंध अनुष्ठानों यानी यज्ञों से ना होकर दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद से, यानी कि इनमें यज्ञों पर जोर नहीं दिया गया है, दार्शनिक सिद्धांत जो फिलोसफी है उस पर और रहस्यवाद है उस पर बल दिया। वस्तुतः ये यज्ञों तथा प्रारंभिक काल की अनेक धार्मिक रीतियों का विरोध करते हैं तथा तप पर बल देते हैं। ये तप पर बल देते हैं। आरण्यक को ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित कर्म ज्ञान और उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के बीच का सेतु कहा जाता है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनिषद धातु से हुई, जिसका अर्थ है पास बैठना। पास मतलब शिष्य जब गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करता था। इन उपनिषदों को तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत भी माना जाता है। या फिर उपनिषद यानी कि जो उप यानी कि पास, किसके गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करे। उपनिषद का मतलब ये है। अब इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, ये कह सकते हैं। उपनिषदों में प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक विचारों का चरम उत्कर्ष हुआ है, यानी जो फिलोसफी है भारतीय विचारों की, वो उसका चरम उत्कर्ष उपनिषदों में है। वेदों के अनुसार वर्गीकृत किए गए कुल 108 उपनिषद, यानी वेदों के अनुसार जो वेद हमारे वो कितनी संख्या बताते हैं उपनिषदों की 108। वन लाइनर के लिए याद रखना उपनिषदों की संख्या कितनी 108। इनमें से 12 उपनिषद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने 12। ऐतरेय और कुस्त के उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हुए। देखो ब्राह्मण ग्रंथों के भी नाम भी ऐसे थे, तो वह ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े थे। ये उपनिषदों की बात है, उपनिषद कौन से वेद से जुड़ा हुआ है। वापिस देखो ऐतरेय और कुस्त की उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हैं। छांदोग्य और कैन उपनिषद सामवेद से जुड़े हैं। तैत्तिरीय, कठ और सवेता श्वेतर कृष्ण यजुर्वेद से हैं। कितने 3 हो गए, तैत्तिरीय, कठ और सवेता श्वेतर कृष्ण यजुर्वेद से, और बृहदारण्यक और इस शुक्ल यजुर्वेद से। तो यानी केवल 5 यजुर्वेद से हैं, जिसमें 3 है कृष्ण यजुर्वेद से और 2 शुक्ल यजुर्वेद से। और अथर्ववेद के साथ आपका पर्शन, मुंडक यानी पर्शन उपनिषद पूरा इस प्रकार पढ़ेंगे। पर्शन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद जुड़े हुए हैं इस अथर्ववेद से। तो ये याद रखना कौन से वेद से कौन सा जुड़ा हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे वन लाइनर, ये याद रखना। अब बात करते हैं वेदोत्तर साहित्य, यानी कि वेदों के बाद का साहित्य। वेद अभी तो हमने वैदिक साहित्य किया ना, अब वेदोत्तर साहित्य की बात करें तो इसमें वेदांग आते हैं। और वेदांगों की रचना वैदिक काल के अंत में हुई। और वैदिक काल आपका 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। यहाँ वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। तो कितनी है वन लाइनर के लिए याद रखना, वेदांग 6 है। और कौन कौन सा ये भी। अब कल्प इसमें सबसे महत्वपूर्ण वेदांग भी कौन सा है, कल्प। कल्प 3 सूत्रों समेत है। ये स्रोत जो 3 स्रोत है कौन से हैं सूत्र, वो है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। वेदों को समझने में इन वेदांगों का विशेष महत्व है, तो उनका सही उच्चारण करने के लिए भी वेदांगों का अध्ययन अनिवार्य है। आगे बात करते हैं स्मृतियां। सूत्रों के पश्चात स्मृतियों की रचना हो। स्मृतियां वेदों के सहायक ग्रंथ हैं, यानी वेदों को समझने के लिए ही लिखे गए। मैंने पहले भी बताया था, स्मृति शब्द से अभिप्राय उस साहित्य से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया हो। इसका शाब्दिक अर्थ है स्मरण, यानी कि याद करवाना या याद रखना। हिंदू धार्मिक, स्मरण का मतलब याद रखना होता ना, याद रखना। हिंदू धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का अपना अलग ही स्थान है। वे वैदिक आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ है। इन्हें देवीय ज्ञान का एक अंश माना जाता है। इन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता। स्मृतियों में मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा पाराशर स्मृति प्रमुख है। किंतु प्रारंभिक स्मृतियों में मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ही प्रमुख मानी, यानी कि सबसे फेमस मनु स्मृति। अगर याद हो, आज भी कानून के सबसे प्राचीन किताब मनु स्मृति बताई जाती है। तो कहें तो इनमें कानून बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं समाज के स्मृतियों में। अगला भी महाकाव्य। महाकाव्य ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य में रामायण और महाभारत की गणना होती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में जहां राम अच्छाई व धर्म का प्रतीक है, वही रावण बुराई व अधर्म का प्रतीक है। महाभारत की बात करें तो वेद व्यास द्वारा रचित है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसमें कौरव अन्याय के प्रतीक और पांडव न्याय के लिए अन्याय से लड़ते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है और ये महाकाव्य तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पूछ सकता है कि महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व है और रामायण में 7 कांड है, इस तरह बटी हुई है। जो श्रीमद् भगवत गीता है ना आपकी, तो श्रीमद् भगवत गीता आपके छठे पर्व का भाग है। महाभारत के छठे पर्व के नाम है भीष्म पर्व। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ये बात याद रखना। आगे है पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, इसलिए पुराण हिंदुओं के वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें प्राचीन भारत का इतिहास छिपा है। पुराण संख्या में 18 है। इनमें से ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, शिव, मार्कंडेय, गरुड़ पुराण ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराणों की रचना देखो, वैसे तो 18 है लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट ये बताएं, पुराणों की रचना 5वीं-6ठी शताब्दी तक पूर्ण हुई है, क्योंकि इसमें हर्ष आदि राजा का वर्णन नहीं मिलता, यानी कि इससे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक पुराण और हर्षवर्धन का समय बता दो 606 से 647 ईस्वी है। प्रत्येक पुराण के 5 भाग है। ये पुराण वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए हैं। तो ये तो था भाई सब ब्राह्मण साहित्य। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य, मतलब तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से था। अब बौद्ध साहित्य बात करते हैं बौद्ध धर्म से। इसमें सबसे पहले आते हैं भाई सुत्त पिटक, यानी कि बौद्ध साहित्य में पिटक सबसे इंपोर्टेंट त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी इसमें 3 पिटक, और 3 पिटकों में सबसे पहले सुत्त पिटक करते हैं हम। ये तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है और महत्व वाला पिटक है। इसमें क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो वन लाइनर के लिए क्वेश्चन, सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। ठीक है भाई, याद रखना। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन है। क्या क्या है इसमें? सिद्धांत है बौद्ध धर्म के और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। उपदेशों का संकलन संवाद के रूप में किया गया है, यानी कि क्वेश्चन टू आंसर, संवाद ये होता है ना, पूछे, इस रूप में है। इस ग्रंथ से बौद्ध धर्म के आदर्शों की जानकारी मिलती है एवं इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म को समाज में लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रकार के काम किए गए। काम नहीं लिखा हो भाई, लिख लेना, काम किए गए। इस पिटक के 5 खंड हैं। अगला पिटक है अभिधम पिटक। इसके 7 भाग है। इनमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन जो फिलोसफी वाला है वो यहाँ पर दिया गया है अभिधम पिटक में। वास्तव में यह बौद्ध दर्शन, बौद्ध परिभाषा आदि को समझने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इस पिटक के 7 भाग हैं जिनमें कथा वस्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी रचना अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तीस ने की। मतलब अभिधम पिटक किसने लिखा? जो मोगलीपुत्र तीस है उसने। और वो कौन था? अशोक का गुरु, जो मौर्य वंश का सम्राट है अशोक, वो। यह ग्रंथ अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था तथा इसके प्रचार प्रसार में जानकारी देता है। अगला पिटक है विनय पिटक। इसे स्वयं महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ही इसको लिखा। वैसे इसका रचयिता आनंद जो उसके परम शिष्य है वो माने जाते हैं, वो उसके परम शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। इसमें भिक्षु और भिक्षुओं के संग और उनके दैनिक जीवन संबंधी नियम वर्णन है। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो नियम बनाए थे भिक्षु और भिक्षुओं के लिए वो है। इसमें बौद्ध धर्म की सामाजिक संहिता व कानूनी संहिता भी कहा जा सकता है। इसको क्या, सामाजिक और कानूनी संहिता बौद्ध धर्म की कहा जाता है। इसमें बौद्ध कालीन समाज की संरचना और परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो जातक कथाएं हैं। ये पाली, ये त्रिपिटक के अलावा ये पाली भाषा में लिखी गई है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म के, यानी कि बुद्ध के जन्म से 549 कथाएं, उससे पहले उसने जो 549 जन्म लिए उन कथाओं का वर्णन है। बुद्ध कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन ये करती हैं जातक कथा। अगला है मिलिंद-पनो, बौद्ध ग्रंथ है ये भी। इसमें यूनानी शासक है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नाक्सिन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद विवाद का वर्णन है। यानी कि मिनांडर जो शासक है उसे प्रश्न पूछता है, नाक्सिन का जवाब देता है। तो इस पर आधारित ये बुक है। ये पाली भाषा में है और समाज में कई पक्षों को वर्णित करते हैं। अगला दीपवंश महावंश। इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया। ये दोनों ही पाली भाषा में है। इनकी रचना श्रीलंका में की गई थी और इनकी रचना कहाँ हुई है ये ध्यान रखना, देववंश महावंश की श्रीलंका में हुई। जैन साहित्य, अब तीसरा धर्म आ गया, यानी कि सनातन कर लिया बौद्ध, अब जैन साहित्य, जैन धर्म से रिलेटेड। जैन साहित्य को आगम का नाम भी दिया जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंदसूत्र तथा 4 मूल सूत्र को लिया जाता है। इनमें अंग सर्वाधिक जानकारी देते हैं, जो मात्र जैन धर्म व महावीर स्वामी का उल्लेख नहीं करते, यानी कि जो अंग हैं इनका उल्लेख नहीं करते, बल्कि तत्कालीन समाज की विस्तृत जानकारी भी देते हैं। इनमें आचरण, सूर्य धंग तथा भगवती प्रमुख है। ये अंगों के नाम बताए हैं।
नांदी, शुभ व अनुयोग द्वारा भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ये और रचनाएं बताए, परंतु ये सभी रचनाएं श्वेतांबर जैन समुदाय की हैं। आपको पता है जैन धर्म दो भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर, ये सभी श्वेतांबर की हैं। दिगंबर इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते, वो इनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हैं। वे मात्र भद्रबाहु की रचना है कल्प सूत्र को ही प्रमाणिक मानते हैं। कौन? दिगंबर। तो यहाँ एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। हेमचंद्र द्वारा लिखा गया परिशिष्टि पर्वण ऐसा ग्रंथ है। अब हेमचंद्र द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा? परिशिष्टि पर्वण। क्यों इंपोर्टेंट है? इसे जैन धर्म के सभी समुदाय यानी दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही मानते हैं, याद रखना। अब है ऐतिहासिक साहित्य, तो धर्म से रिलेटेड था, हमने किया था ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य यानी कि धर्म से अलग। अब धर्म से अलग था ऐतिहासिक साहित्य, 3 पार्ट थे ना, तो अब ऐतिहासिक साहित्य की बात करते हैं, यानी कि हमने सारा धार्मिक साहित्य किया, उसमें ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये किया। ब्राह्मण से अलग यानी कि धार्मिक से अलग ऐतिहासिक साहित्य। ये क्या होता है? ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक दोनों में डिफरेंस देखना। धार्मिक साहित्य में राजनीतिक विवरण नहीं है, परंतु ऐतिहासिक साहित्य राजनीतिक विवरण विस्तृत रूप से देता है। मतलब जो हमने अभी धार्मिक साहित्य पढ़ा उसमें राजनीतिक विवरण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक साहित्य राजनीतिक विवरण देता है, क्योंकि इसमें संबंधित सभी रचनाएं या तो दरबार की परिधि में लिखी गई हैं। इस प्रकार के ग्रंथों का दोष यह है कि यानी कि जो यह हटा देना ये कि इसकी जो रचनाएं हैं, एक सिंपल यहाँ भेद याद रखना, धार्मिक ऐतिहासिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक में ये तो दरबार की परिधि यानी कि दरबार के अंदर ही लिखी गई है, और वो दरबार से बाहर लिखी गई थी, परिधि से आम जीवन से भी जुड़ी हुई अर्ध ऐतिहासिक साहित्य है। दोनों का डिफरेंस याद रखना, या तो हटा देना इसमें से जो ये संबंधित, क्योंकि इससे संबंधित सभी रचनाएं दरबार की परिधि में लिखी गई, इतना ही लिखना, या तो हटा देना। इस प्रकार के ग्रंथों का दोष यह है कि लेखक पूर्व ग्रह से घर्षित होकर रचनाएं लिख देते हैं, परंतु अन्य साहित्य की तुलना में ये अधिक सत्य माना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। यह मौर्यकालीन रचना है, इसके लेखक चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 3 नाम कोई भी एक याद रख लेना। कौटिल्य प्राचीन भारत का एक प्रमुख कूटनीतिक व नीतिकार था। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। पुस्तक के नाम से ऐसा आभास होता है कि इसकी जो विषय सामग्री अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी पैसे से रिलेटेड होगी, परंतु इसमें शासन संबंधी विश्लेषण मुख्य है, यानी शासन कैसे करना है, राजा को सलाह दी गई वो है इसमें वर्णन। इसमें शासक, उसकी सलाहकार, प्रसिद्ध जनता व शासक संबंध, न्याय व्यवस्था, शासन चलाने की प्रणाली, युद्ध नीति, विदेश विशेषकर पड़ोसियों से संबंध, विदेश से विशेषकर पड़ोसियों से संबंध के बारे में बताया गया इस बुक में। यह 15 अध्यायों में विभाजित है, तो ये भी एमसीक्यू के लिए वन लाइनर के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन भी। कितने भागों में अर्थशास्त्र? 15 अध्याय में है, और प्रत्येक अध्याय में लेखक ने तत्कालीन राजनीति, शासन प्रबंध का, भारत की स्थिति, समाज व संस्कृति को विस्तृत ढंग से बताया है। इस पुस्तक की तुलना मैकावली के द प्रिंस से की जाती है, या फिर प्रिंस याद रखना, मैकावली की बुक का नाम आया द प्रिंस, उससे इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है हर्षचरित, इसके लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक को 17 खंडों में विभाजित किया। तो एमसीक्यू वन लाइनर के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित किसने लिखी? तो अब ये किसने लिखी है, हर उसमें वन लाइनर ये तो आएगा ही, याद रखना कौन सी बुक किसने लिखी, एक क्वेश्चन जरूर ये बनेगा। तो इसमें क्या है? इसमें वर्धन वंश का परिचय, हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय भारत की स्थिति, हर्षवर्धन के विजय अभियान, हर्षवर्धन व जनता के मध्य संबंध, तत्कालिक शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था का विशेष वर्णन है इस बुक में। उसने सामाजिक संदर्भ में विवाह व सती प्रथा के बारे में भी बताया। राजेश्वरी के विवाह के बारे में वर्धन वंश की कार्यप्रणाली, यानी कि उसने राजेश्वरी का विवाह दिखाया, तो उस समय की कार्यप्रणाली उसने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें कई स्थानों पर अतिशयोक्ति वर्णन भी है, यानी कि हद से ज्यादा दिखाया गया है, बताया गया, लेकिन ह्यून-त्सांग के वर्णन से तुलना करके आप इसका समुचित प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पैरेलल आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। यह राजपूताकालीन यानी राजपूत कालीन जो साहित्य है उसकी एक उत्तम कृति है। इस रचना के लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र चंद्रबरदाई है। तो वन लाइनर के लिए क्वेश्चन याद रखना, बुक किसकी है? इस रचना में तोमर वंश द्वारा दिल्ली की स्थापना, अजमेर के शाकंभरी वंश के बारे में बताते हुए लेखक ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से बताया है।
मौलिक रूप से इस रचना का उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान की सफलताओं का गुणगान करना था। पृथ्वीराज चौहान व जयचंद के संबंधों के बारे में ये कृति विस्तार से प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। यह मध्यकाल की रचना है। इसके लेखक कल्हण है। एक कल्हण है और एक बिल्हण है, तो याद रखना ये कल्हण है। वन लाइनर के लिए क्वेश्चन याद रखना। इसकी बुक है राजतरंगिणी कल्हण और इस कृति में कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। इस रचना में लेखक ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक जीवन व सामाजिक संरचना को बताया है। उसने इसमें कश्मीर में आरंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को लिखा है। इस रचना में लेखक ने कश्मीर के विभिन्न वंशों की उपलब्धियों व कमजोरियों को भी वर्णित किया। इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है कि इसमें उपलब्धियों के साथ कमजोरियां भी बताई हैं। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी। यह दिल्ली सल्तनत काल की रचना है। इसके लेखक मिन्हाज उल सिराज है। तो वन लाइनर के लिए याद रखना राइटर मिन्हाज उल सिराज। इस रचना में मध्यकालीन विषयों में इस्लाम की उत्पत्ति व पैगंबर मोहम्मद गजनवी यानी कि कहां से इसके इस्लाम की उत्पत्ति व पैगंबर मोहम्मद से शुरुआत, गजनवी और गोरी के भारत पर आक्रमण और तथा तत्कालीन भारत की स्थिति को वर्णित किया गया। यानी कितनी सब बातें इस बुक में है। इस पुस्तक में सर्वाधिक विवरण दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा प्रारंभिक सुल्तानों के बारे में। अब कौन कौन से सुल्तानों के बारे में देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, कुनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान यानी मसूद व नासुरुद्दीन महमूद के काल की घटनाओं का तिथि क्रम विवरण है, यानी कि तिथि के अनुसार। इसमें 1261 तक की घटना के प्रत्येक पक्ष को बताया गया है। फिर है संगम साहित्य। यह साहित्य पांड्य शासकों के काल में तमिल भाषा में लिखा गया। इसमें 520 ईसा पूर्व से 580 ईस्वी यानी कि लगभग 1000 वर्षों का वर्णन है। इस दौरान मध्य मधुरे में 3 संगम यानी कि साहित्य संबंधी लोगों की एक सभा, संगम उसको बोला गया, बुलाई गई। इन तीनों संगमों में बहुत से साहित्य की रचना की गई। प्रथम जो संगम का साहित्य अब उपलब्ध नहीं है, पहले संगम का नहीं है, जबकि दूसरे संगम का साहित्य मात्र एक है, तोलकापियम। पहले संगम का नहीं है, दूसरे का एक है, तोलकापियम नामक ग्रंथ है। ये तमिल भाषा की व्याकरण का आधार ग्रंथ है तोलकापियम और इसके लेखक तोलकापियार है। तो वन लाइनर के लिए क्वेश्चन, तोलकापियार की रचना है तोलकापियम। किस भाषा में, याद रखना तमिल भाषा में। तीसरा जो संगम है उसकी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन इसमें 3 प्रमुख ग्रंथ है। अनेक रचनाओं में से वो 3 ग्रंथ है, शिल्प आदिकारम, मणिमेखले, ताजीविक चिंतामणि। ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हर प्रकार की जानकारी हमें देते हैं। अगला है भाई अर्ध ऐतिहासिक। डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया था ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक में क्या है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य वह साहित्य माना जाता है जो काव्य, लेख, नाटक, उपन्यास या अन्य किसी भी रूप में लिखा गया हो। इस प्रकार की रचना का रचयिता भले ही किसी भी बात को हमारे समक्ष रख रहा हो, परंतु वह परिस्थितियों से जुड़कर ही ऐसा करता है। वैसे भी साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए इस प्रकार का साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस साहित्य से तत्कालीन शासन व्यवस्था व शासक समाज की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। और मैं बात करें तो पहला बुक मुद्रा राक्षस, राइटर विशाख दत्त। वन लाइनर के लिए इंपोर्टेंट, याद रखना विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा। तो क्या है, ये नाटक है मुद्रा राक्षस। अपने समय का में विस्तृत विवरण देता है। कुछ इसे गुप्तकालीन बताते हैं तो कुछ मौर्यकालीन। इस पुस्तक में सर्वाधिक वर्णन इस बात का है कि नंदकालीन भारत यानी कि मगध वंश की क्या स्थिति थी जब नंद वंश के शासक मगध पर शासन कर रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना की। और विशाख दत्त का अन्य नाटक देवी चंद्रगुप्तम भी है जो फेमस है। तो दोनों याद रखना, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अगली कालिदास की रचनाएं जरूर याद रखना, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में। गुप्तकालीन सुप्रसिद्ध लेखक कालिदास की कई रचनाएं हैं जो तत्कालीन समाज का बहुरूपीय चित्र खींचती है। उसकी रचनाओं में ऋतु संहार, प्रथम काव्य रचना जो उनका मेघदूत, कुमार संभव, कोई 2 या 3 तो याद रखना, मालविक अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य है। इन रचनाओं में गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन को दर्शाया गया है। शासकों की कार्य प्रणाली व अधिकारी वर्ग के जनता के साथ व्यवहार का उल्लेख भी है। हर्ष की रचनाएं
के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। इनके नाम है नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। हर्ष, जिसके ऊपर हर्षश्रीत लिखी ना, हर्षवर्धन, वही है। इसके 3 नाटक हैं, याद रखना वन लाइनर के लिए। ये 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि सम्राट इनका लेखक नहीं है, परंतु जिस तरह का वर्णन इसमें दिया गया है उसके आधार पर इनका लेखक हर्ष प्रमाणित होता है, ये याद रखना। यह तीनों नाटक भी अपने काल के सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। मृच्छकटिकम, इस नाटक के लेखक शूद्रक नाटक है, शूद्रक इसके राइटर का नाम है, वन लाइनर के लिए याद रखना। जिसने गुप्त काल की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक प्रस्तुति विभिन्न रूपों में, किस काल का है? गुप्त काल का। अब अन्य साहित्य में बात करें तो और भी बुकों के नाम और उसके राइटर के नाम याद रखने पूछा जा सकता है। जैसे भारवी, भारवी का किरात अर्जुनियम भारवी का है, महाकाव्य है। तथा माधव का शिशुपाल वध, राइटर का नाम माधव है, शिशुपाल वध महाकाव्य रोचक एवं महत्वपूर्ण सामग्री समाहित किए हुए हैं। दंडी का 10 कुमार चरित्र, दंडी के बुक का नाम है 10 कुमार चरित्र। दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक दशा के बारे में बताता है। भास के नाटकों का भी इस क्षेत्र में विशेष स्थान है। पंतजलि की रचना व्याकरण, जहाँ समाज के विभिन्न पक्षों को जोड़ती है, वही तत्कालीन भाषा ज्ञान का बोध भी कराती है। पंतजलि किसकी रचना है? याद रखना। पंतजलि की रचना है व्याकरण, याद रखना। भिलन, मैंने बता देना, एक कलन है, एक भिलन, ये है भिलन। भिलन की रचना का नाम है विक्रमांक देव चरित। अतुल का मुशिक वंश, ये राइटर का नाम है अतुल मुशिक, उसकी रचना भी अपने अपने काल से संबंधित जानकारी देते हैं। तो विक्रमांक देव चरित चालुक्य वंश के बारे में एक राजा है, विक्रमांक षष्ठ के नाम से, उसके ऊपर लिखी गई है, ये याद रखना। अब बात करते हैं, तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। प्राचीन काल से ही भारत के विदेशों से संबंध रहे हैं, जिस कारण भारत के लोग विदेश जाते रहे हैं तब विदेशी भारत आते रहे। जो व्यक्ति विदेशों से भारत में आए उन्होंने डायरी, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, निजी संस्मरण यानी कि अपनी कुछ निजी बातें तथा सूचना के रूप में कुछ दस्तावेज छोड़े। ये दस्तावेज ही भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले यात्रियों को यूनानी, चीनी, अरबी, तिब्बती यात्रियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे इस प्रकार ही करेंगे, पहले हम यूनानी करते हैं, यूनान से कौन आया। भारत का यूनान व रोम से प्राचीन काल से ही गहरा संबंध रहा है। इसी कारण यात्रियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा। भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जानकारी भारतीय स्रोतों से नहीं मिलती पर्याप्त, बल्कि इसके लिए हमें यूनानियों के स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, ये याद रखना। भाषा यंत्र होने के कारण नामों के लिखने व उच्चारण करने में प्राय यंत्र मिल जाता है, लेकिन शोध के आधार पर ऐसा स्पष्ट किया जा सकता है कि वो ठीक है। टेरिथस यूनान का निवासी था, नाम है ये टेरिथस, कहाँ का था? यूनान का, परंतु वह ईरानी दरबार में राजवेद था। देखो, था यूनान का, ईरान में राजवेद था। उसने ईरानी अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करके भारत के बारे में कहा, यानी कि जो ईरानी भारत आते रहते थे उनसे सुनकर भारत के बारे में लिखा इसने। हेरोडोटस जो यूनान का था, जिसे इतिहास का जनक के नाम से जानता है, पिता के नाम से जान जाता, अपने ग्रंथ हिस्टोरिका बुक है उसकी, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान संबंधों का वर्णन अनुसूचियों के आधार पर किया, मतलब वो भी कभी भारत नहीं आया था हेरोडोटस। फिर है निकेस, अनिस्किट्स, अरिस्टोकुद से तीनों भाई जरूर याद रखना, रट लो कैसे भी करो, निकेस, अनिस्किट्स, अरिस्टोकुद, क्योंकि ये सभी सिकंदर के समकालीन है और उसके साथ आए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर के साथ आने वाले 3 जो इतिहासकार है वो कौन से हैं, ये याद रखना। इन्होंने भारत के बारे में प्रत्येक पक्ष रखा है जो कि प्रामाणिक भी है। मैक्सनीज सिकंदर के सेनानायक, सेल्यूकस का राजदूत है। सेल्यूकस का राजदूत कौन? मैक्सनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके दरबार में आया, कौन था, याद रखना वन लाइनर के लिए। कब आया? 305 बीसी में और 298 बीसी तक रहा, यानी ईसा पूर्व। इसकी रचना इंडिका, तो बुक का नाम याद रखना इसकी, इंडिका है, मैक्सनीज के, वन लाइनर के लिए इंपोर्टेंट। इसने तत्कालीन समाज, संस्कृति व शासन का विवरण दिया है। डायमिक्स सीरिया के शासक के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया, जो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, उसके में। डायनोसियम टोलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार, यानी बिंदुसार के बेटे अशोक के दरबार में रहा। टालमी की जियोग्राफी 185 ईसा के आसपास लिखी गई है। इसमें भारतीय भूगोल तथा वाणिज्य का वर्णन है। पेरिपल्स रचना के पूरा नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रन सी। रचना के लेखक का नाम पता नहीं, परंतु इसने 80 से लेकर 115 ईस्वी में भारतीय व्यापार की जानकारी मिलती है।
खासकर दक्षिण भारत के व्यापार की, ये भी ध्यान रखना। पेल्ली ने नेचुरल्स हिस्टोरिका में प्राचीन भारत व इटली के संबंधों पर प्रकाश डाला। ये सभी यूनान के थे, इसलिए यूनानियों में हिंद के। फिर भाई चीनी, भारत व चीन दोनों प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए चीन के कुछ लोगों ने भारत की यात्रा की एवं इस बारे में अपना वृत्तांत छोड़ा। लेकिन जितने भी यात्रियों का वृत्तांत वर्तमान में उपलब्ध है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान लेने के लिए भारत आए थे। फाहियान, भाइयान पहला प्रमुख चीनी यात्री था जो किसके समय आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय। वल्लाह के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस कौन आया था? फाहियान किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय। कब? 399 ईस्वी में आया था और 415 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने अपने वृत्तांत में गुप्त काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक दशा के बारे में मूल्यवान जानकारी दी है। ह्यूनसांग है, उसके बाद ह्यूनसांग ने हर्षवर्धन कई बार जिक्र कर चुके हैं। हर्षवर्धन उसके शासनकाल में आया। भारत में 629 से 644 ईस्वी रहा है। उसने अपनी रचना देखा। अब ह्यूनसांग की बुक का नाम है सी यू की और फाहियान की फो को की। फ से फाहियान, फो को की याद रखना, और ह्यूनसांग की सी यू की है। भारत के संदर्भ में चारों ओर से प्रकाश डाला। हवेली ह्यूनसांग की जीवनी का, यानी उसका दोस्त था हवेली, और ह्यूनसांग की जीवनी लिखता है। इति सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और इस बारे में विस्तृत विवरण दिया। तो ये चीनी यात्री थे। अब अरबी करते हैं। अरब क्षेत्र से आने वाले सभी यात्री इस्लाम के अनुयायी थे, जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के बाद भारत आए। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? वल्लाइनर क्वेश्चन। 712 ईस्वी में किया मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन सा? मुस्लिम, पहला मुस्लिम आक्रमण 712। अल बरूनी 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में महमूद गजनवी के साथ आया। यह भी वल्लाइनर के लिए इंपोर्टेंट। गजनवी, महमूद गजनवी के साथ कौन सा आया था? अल बरूनी। और उसकी रचना का, अल बरूनी की रचना का नाम किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद, वल्लाइनर के लिए इंपोर्टेंट है। इस पुस्तक में लेखक ने भारत में संबंधित सभी पक्षों का वर्णन किया। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन एवं गुण व दोष को अलग अलग रूपों में वर्णित किया गया है। सुलेमान ने 9वीं शताब्दी के पाल प्रतिहार शासकों के बारे में बताया। अल मसूदी 915 से 16 में आया, प्रतिहार शासकों की शासन व्यवस्था को स्पष्ट किया। इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री था। याद रखना, ये कौन था? इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला। ये कई बार पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका का। वह अरब अफ्रीका में भी कहा मोरक्को का, अफ्रीका में भी कहा मोरक्को, ये याद रखना। वह मोहम्मद तुगलक के दरबार में 1334 से 1342 ईस्वी तक दरबारी रहा। उसने अपनी पुस्तक रहेला या सफरनामा, अब इब्न बतूता की बुक का नाम है रहेला सफरनामा। वल्लाइनर के लिए इब्न बतूता भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत कालीन समाज और मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है ये। और लास्ट है तिब्बती। तिब्बत भारत का अति समीपवर्ती क्षेत्र है, परंतु भारत में तिब्बत यात्रियों की संख्या बहुत कम है। केवल एक ही यात्री है, वो है तारानाथ। तिब्बत से के बारे में पता चलता है, जो कि 12वीं शताब्दी में भारत आया। उसने कंग्यूर तथा तेंगूर 2 पुस्तक लिखी है। मैं अपना वृत्तांत दिया। अन्य यात्रियों में बात करें तो अब यानी तिब्बत के अलावा अन्य यात्री वेनिस यानी जो इटली में था। अब इसका कई बार था मार्को पोलो इटली का था, इटली में भी कहा वेनिस का, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत के पांड्या क्षेत्र की यात्रा की और इसने भारतीय व्यापार और आर्थिक स्थिति को अपने लेखन का विषय बनाया। तो सभ्यता की खोज, विस्तार एवं नगर योजना की विशेषता पर प्रकाश डाली। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। अब ये लिखना कैसे है एग्जाम की दृष्टि से, वो आपको देखना है। पहले हम खोज के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज निकालने में अनेक व्यक्तियों का योगदान, इनकी खोज में अनेक व्यक्तियों का योगदान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। सबसे पहले सन 1826 में चार्ल्स मैसन हड़प्पा गांव में आया था तथा उसने यहाँ किसी प्राचीन स्थल विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया। इसी प्रकार सन 1834 में बर्नेस ने सिंधु के किनारे किसी ध्वस्त किले के होने की बात की। सन 1853 तथा पुण्य सन 1856 में कनिंगम ने हड़प्पा की यात्रा की तथा वहां टीले के नीचे किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की संभावना जताई। भाई कनिंगम नाम आया तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए याद रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कनिंगम ने ही की थी और 1861 ईस्वी में की थी। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना। सन 1920 के प्रारंभिक दशक में सिंध में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी
तब खुदाई के दौरान अज्ञात सभ्यता के अवशेष प्रकाश में आए। सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और सन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए खुदाई कार्यों से इस सभ्यता का अस्तित्व निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इस उत्खनन में रुचि ली तथा सन 1924 में लंदन से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र में इस सभ्यता की खोज के बारे में घोषणा की। यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। अब बात ये देखो कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे, उनकी अध्यक्षता में राखलदास बनर्जी और किसने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, लेकिन प्रकाशित करने यानी पूरे विश्व को बताने का काम जॉन मार्शल ने किया था। वन लाइनर के लिए क्वेश्चन आ जाए कि पूरे विश्व को किसने बताया सिंधु सभ्यता के बारे में, जॉन मार्शल ने। कब? 1924 में लंदन से एक प्रकाशित साप्ताहिक पत्र में इस सभ्यता के बारे में बताया था। और जो तीन नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्यायुगीन सभ्यता, तीनों नाम जॉन मार्शल ने ही दिए हैं इस सभ्यता को। वन लाइनर के लिए याद रखना। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। हड़प्पा सभ्यता समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से भी अधिक बड़ा है। संक्षेप में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। यहाँ के स्थल साधारणतः व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। सूत काने डोर ईरान पाकिस्तान सीमा के समीप मकरान तट पर दास्क नदी के मुहानी पर स्थित है। और सूत कानेडोर बता दो, इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी है, याद रखना। पूर्वी बताऊं तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आपने सभी याद रखने। पूर्वी है इसका आलमगीरपुर, पश्चिमी है सूत कानेडोर, और उत्तर की बात करें तो मांडा, और दक्षिण की बात करें तो दयमाबाद। तो ये इसके वन लाइनर के लिए हिसाब से पूछे तो याद रखना। तो ये कहां पर है? ईरान पाकिस्तान सीमा पर। नदी कौन सी है? दास्क। इसी के साथ सूत का कोई मकरान तट पर बलूचिस्तान के पश्चिमी शहर के समीप है। यद्यपि दोनों स्थल छोटे हैं तथापि यहाँ अनगढ़ चतुर्भुज आकार पत्थरों की किलेबंदी तथा सुरक्षित प्रवेश द्वार है जो 2.5 मीटर चौड़ा है। सूत कानेडोर में एक बंदरगाह भी मिली है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से समुद्र के माध्यम से अन्य सभ्यताओं से व्यापार होता था। फिर है सिंध। सिंध में सिंधु नदी के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर अनेक स्थल मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि इस नदी के मार्ग बदलते रहने के कारण अनेक स्थल नष्ट हो गए थे। इस क्षेत्र में प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी आदि। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। वन लाइनर के लिए क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द की उत्पत्ति सिंधी भाषा के शब्द मोया दा दड़ा से हुई है। मतलब पूछे मोहनजोदड़ो की किस भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, ये हमने बात कर ली। यह नगर अनेक बार नष्ट हुआ तथा बार बार बसाया गया। इस नगर की 7 तह प्राप्त हुई है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मोहनजोदड़ो ही है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना भाई, जब क्वेश्चन पूछे वन लाइनर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या बस्ती कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे भारत में, मतलब भारत में पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर आंसर है राखीगढ़ी, क्योंकि सबसे बड़ा पूरी सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पर आपका राखीगढ़ी आता है। और क्योंकि विभाजन हो चुका है भारत का, तो अब मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में आता है। वर्तमान में जब अगर पूछे तो भारत का सबसे बड़ा स्थल वो राखीगढ़ी होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। यह नगर 120 से 150 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अगर मैं इसको एकड़ और गज में बताऊं तो एक जो हेक्टेयर है वो भाई 2.471 इतने एकड़ के बराबर होता है। मतलब 120 75 यानी 12,075.8 गज
ये गज के हिसाब से आप समझ सकते हैं, और एकड़ के हिसाब से समझे तो 1 हेक्टर में 2.471 हेक्टर। गज की बात करें वापिस सुनो, 12,075.8 गज 1 हेक्टर में होता है। तो अब इसका आप पूरा एकड़ और गज में निकाल सकते हैं मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल। यहाँ 300 घर और 70 कुएं के अलावा नगर योजना, बड़ी बड़ी इमारतें, स्नानागार, अनानागार, मुद्रा, मोहरे तथा दैनिक प्रयोग का सामान प्रकाश में आए। वन लाइनर के लिए क्वेश्चन पूछे, मोहनजोदड़ो में कितने घर मिले? 300 घर। कुएं कितने मिले? 70। फिर है पश्चिमी पंजाब। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्थल नहीं है, इसका कारण कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि पंजाब की नदियों ने अपना मार्ग बदलते बदलते कुछ स्थानों को नष्ट कर दिया हो। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई। वर्तमान मंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बसा हड़प्पा 120 से 150 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था। दयाराम साहनी, MS वेंटेंस, व्हीलर आदि ने यहाँ पर खुदाई का कार्य किया। इसके आसपास बस्तियों का नामो निशान नहीं है। हड़प्पा के अलग थलग होने का कारण यह हो सकता है कि यह कुछ ऐसे व्यापार मार्गों के मध्य स्थित था जो आज तक प्रयोग में है। इन मार्गों ने हड़प्पा को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ा, इस वजह से ये अलग थलग था। बात करें भाई, ये जो 3 नाम बताए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन, अगर ये भी पूछे वन लाइनर की तरह तो मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया जाता है जो इसके प्रारंभिक स्थल है ना, वो ज्यादातर सिंधु घाटी में मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता। हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला नगर हड़प्पा खोजा गया। अगर मोहनजोदड़ो खोजा जाता तो मोहनजोदड़ो। तीसरा जो नाम है इसका कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए क्योंकि इसमें कांस्य धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया सभ्यता में, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता। 3 नाम फेमस है, तीनों क्यों ये याद रखना। फिर अब चौथा बवालपुर। बवालपुर की बात करें, यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर है। इस मार्ग का स्थानीय नाम हकरा है। इस इलाके में बवालपुर के पास अनेक स्थल हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं, विशेष तौर पर कुड़वाला थेर ये स्थान का नाम है। फिर है राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में बवालपुर स्थलों के क्रम में सरस्वती नदी के सूखे मार्ग पर फैले कई स्थल हैं, और इस इलाके में इस नदी को घग्गर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगन। तो कौन सा स्थल कहां पर है ये याद रखना है, क्योंकि मैप भी आएगा हड़प्पा का और फिल करते हुए आपको आसानी होगी। ऊंचे स्थल पर बसे कालीबंगन में किलेबंदी मिली है। फिर है हरियाणा। आधुनिक हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थलों का पता चला है। हाल ही में हुई खुदाई में राखेगढ़ी स्थल जो काफी बड़ा है, से बड़े पैमाने पर हड़प्पा संस्कृति से जुड़े पशुओं की टेराकोटा आकृतियां मिली हैं। बनावली स्थल अद्भुत रूप से ऊंचे चबूतरे पर बना है तथा चारों तरफ से दीवार से घिरा है। बनावली से मोहरे, बात, पत्थर के गहने तथा मिट्टी के हल के आधार का सामान मिला है। इसके अतिरिक्त कुणाल, मिथाथल, भगवानपुर, मिर्जापुर आदि स्थानों पर भी खुदाई हुई है। फिर है पूर्वी पंजाब। इस क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थल मिले हैं जो नदी घाटियों के साथ फैले हैं। रोपड़ जिले में स्थित कोटला निहंगा सतलुज नदी के बाएं तट पर है, और इस नगर का 6 बार निर्माण हुआ। मकान पत्थर तथा मिट्टी से बने थे। एक कब्रिस्तान बस्ती से थोड़ी दूरी पर मिला है। आभूषण, बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी व मोहरे हड़प्पा के अनुरूप है। इसी प्रकार संघोल लुधियाना जिला में है, जो भी 6 बार बसा तथा उजड़ा। नगर के चारों ओर एक खाई थी जो सदा जल से भरी रहती थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां व अन्य अवशेष मिले हैं। ये फिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये 7 हो गया। 8वां पॉइंट है गंगा यमुना दुहाम में मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। आलमगीरपुर अभी बताया था भाई मैंने, सबसे पूर्वी इलाका इसका। आलमगीरपुर 4 बार बसा हुआ उजड़ा। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने हैं। फिर है गुजरात। कच्छ, काठियावाड़ तथा गुजरात की मुख्य भूमि पर अनेक स्थल मिले हैं। कच्छ के रण में हाल ही में धोलावीरा नामक स्थल की खुदाई में कुछ नए तथ्य प्रकाश में। इस उत्खनन से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि हड़प्पा के नगर नियोजित एक ही प्रकार के नगरों को नहीं बनाते थे, मतलब कि एक ही जैसे नगर ये नहीं बनाते थे। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के प्रवेश द्वार हैं तथा पानी जमा करने के बड़े बड़े टैंक हैं। यह भी विचार व्यक्त किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रजातंत्र के प्रकार का शासन स्वरूप था।
इसी के समीप अन्य नगर सूरकोटड़ा है। काठियावाड़ में लोथल प्रसिद्ध स्थल है। यह साबरमती के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर बसाया गया था। इस नगर में एक विशाल बंदरगाह के अवशेष बताए गए हैं, जिससे पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार होता था। लोथल से 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रंगपुर स्थल है। कुंतासी प्रभास पाटन गुजरात से थोड़ा दूर भागत राव नामक स्थल पर भी हड़प्पा के अवशेष मिले। देखो अब गुजरात से कितने क्षेत्रों के नाम आए, स्थलों के याद रखना। नेक्स्ट है भाई जम्मू। इस क्षेत्र में केवल एक स्थल का पता लगा है। इस स्थल का नाम है मांडा या फिर मांडा, जो मैंने सबसे उत्तरी बताया, जो अखनूर के निकट है। फिर अफगानिस्तान। उत्तरी अफगानिस्तान हड़प्पा संस्कृति के विस्तार क्षेत्र में नहीं आता, परंतु सोर्तगई नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड मिले हैं। हो सकता है कि इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता की कुछ बस्तियां हो, क्योंकि अफगानिस्तान में कीमती राजवर्द मणि मध्य एशिया से टीन का आयात होता था। अब बात करते हैं भाई नगर योजना की विशेषताओं की। नगर योजना विशेषताओं में सबसे पहले है इसके नियोजित नगर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नियोजित नगर तथा स्थायी व्यवस्था है। नगरों में सड़कें और गलियां एक योजना के अनुसार बनाई गई थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। उनको काटती सड़कें और गलियां मुख्य मार्ग को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित हो जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन जैसे नगर दो भागों पूर्वी तथा पश्चिमी में बटे थे। पूर्वी भाग में ईंटों से बनाए ऊंचे चबूतरे पर स्थित बस्ती के चारों ओर परकोटा यानी कि किला या फिर मजबूत दीवार कहें आप, वो उसको परकोटा कहा गया, चारों ओर होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है। इसके पश्चिम की ओर के आवासीय क्षेत्र को निचला नगर कहा जाता है। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में पक्की ईंटों से बने अनेक बड़े भवन पाए गए हैं, जैसे विशाल स्नानागार, प्रार्थना भवन, सभा भवन एवं अनानागार। हड़प्पा में नगर दुर्ग के उत्तर में कारीगरों के मकान, अनेक चबूतरे और एक अनानागार था। कालीबंगन की नगर योजना में दुर्ग अक्षुत्तर तथा निचले नगर दोनों के लिए परकोटा, जो कि मोटी दीवार बताया मैंने, था। धोलावीरा जहां हाल ही में खुदाई हुई का नगर 3 मुख्य भागों में, तो एक ऐसा नगर जो 3 भागों में बटा था। इससे शायद पहले हमने देखा 2 में थे। 3 कौन से? नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। 2 भागों नगर दुर्ग और मध्यम नगर के चारों ओर दीवार थी। दीवार में समान दूरी पर बुर्ज और नगर द्वार बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नगर दुर्ग में पुरोहित एवं शासक रहते थे तथा निचले नगर में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पकार एवं अन्य लोग रहते थे। फिर दूसरी विशेषता नगर द्वार। अधिकांश नगरों में विशेषकर नगर दुर्ग के चारों ओर मोटी दीवार होती थी। इस परकोटे में स्थान स्थान पर प्रवेश द्वार बने होते थे। धोलावीरा और सूरकोटड़ा में नगर प्रवेश द्वार काफी विशाल एवं सुंदर थे, जबकि अन्य नगरों में प्रवेश द्वार साधारण थे। कुछ नगर द्वारों के निकट, यानी कि कुछ नगरों के द्वारों के निकट कह लो, या कुछ नगर द्वारों के निकट सुरक्षा कर्मियों के कक्ष भी बने हुए थे, जो साधारणतः बहुत छोटे होते थे, यानी कि कह सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज के तहत होती थी। सिक्योरिटी जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी अगर एंट्री करें तो गेट पर जो वॉचमैन होता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के चारों ओर परकोटा तथा नगर द्वारों के निर्माण का उद्देश्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा, लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा करना तथा बाढ़ों से नगरों की रक्षा करना रहा होगा। तीसरी विशेषता सड़कें और गलियां। हड़प्पा कालीन नगर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। सड़कें और गलियां सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बिछी हुई थी। इससे नगर कई भागों में बंट जाते थे। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी थी। इसे प्रथम सड़क कहा गया। इस प्रथम सड़क पर एक 7 पहिए वाले 7 वाहन गुजर सकते थे। अन्य सड़कें 3.6 से 4 मीटर तक चौड़ी थी। गलियां एवं गलियारे 1.2 मीटर यानी कि 4 फुट या इससे अधिक चौड़े थे, यानी कि मेन गली तो हो गया आपकी 10.5 मेन गली या सड़क कह ले, और इसके अलावा जो छोटी गली गलियारे थे वो 4 फुट या इससे भी अधिक चौड़े होते थे। फिर है नालियों की व्यवस्था। नालियों की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी।
जो हमें यानी किसी भी समकालीन सभ्यता के नगरों में प्राप्त नहीं होती है। प्रत्येक घर में छोटी नालियां होती थी जो घर के पानी को बाहर गली या सड़क के किनारे बनी नाली में पहुंचाती थी। प्रमुख सड़कों एवं गलियों के साथ 1 से 2 फुट गहरी ईंटों तथा पत्थरों से ढकी नालियां होती थी। मुख्य नालियों में कचरा छानने की व्यवस्था भी होती थी। नालियों में ऐसी व्यवस्था करने के लिए बड़े खड्डे होते थे जो पत्थरों या ईंटों से ढके होते थे, जिन्हें सफाई करने के लिए आसानी से हटाया और वापस रख दिया जाता था। मुख्य नालियां एक बड़े नाले के साथ जुड़ी होती थी जो सारे गंदे पानी को नदी में बहा देती थी। फिर है ईंटें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगरों में ईंटों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ है। ये ईंटें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो में चबूतरे पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा में कच्ची ईंटों की परत पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। कालीबंगन में पक्की ईंटों का प्रयोग कुओं, नालियों एवं स्नानघरों को बनाने में किया गया है। इन ईंटों का मुख्य आकार 20:1/2 गुणा 10:1/2 गुणा 3:1/4 होता था, यानी 1:2:4, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अनुपात ये है। नालियों को ढकने के लिए काफी बड़ी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का निर्माण बाढ़ के बाद जमा हुई मिट्टी से किया जाता था। इनका निर्माण एक खुले सांचे से किया जाता था। कई जगह ईंटों की भट्टियां पाई गई हैं। ईंटों की दीवारों को मोटी बनाया जाता था। ईंटों को ज्यादातर गारे से जोड़ा जाता है। गारे का मतलब सिंपल में गांव वाली लैंग्वेज में बात करूं तो गहरा जो होती है, गहरा पानी डालकर जो मिट्टी में फिर वो गहरा तैयार किया जाता है, वो गारा शुद्ध हिंदी शब्द लिखा हुआ वो होता है। मिट्टी या चूने में भी पानी डालकर जो उसको तैयार करे वो गहरा या गारा। एवं जिप्सम के घोल का प्रयोग भी हुआ है। स्नानगृह में छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा जोड़ने के लिए कई बार ईंट के चूरे एवं चूने के प्लास्टर जैसी चीज का इस्तेमाल भी प्रकाश में आया है। कोनों के लिए एल, ये बड़ा विशेष है, कोनों के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। ये इसलिए थोड़ा मैं ये समझा दूं, एल क्यों, कोनों में वो एल यानी कि एक कर्व की तरह निकाल दी जाती है। जैसे कि आज कोने निकाले जाते हैं, ऐसे कोने नहीं निकलते थे, एल आकार की होती थी, कर्व होती थी। देखो सोच कितनी अच्छी थी, ताकि आने जाने वाले किसी भी पशु या व्यक्ति को वो कोना ना लगे और किसी को नुकसान ना हो। कितनी अच्छी सोच थी। फिर विश्व की समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया में इतने बड़े पैमाने पर ईंटों, विशेषकर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है भवन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला आवासीय भवन, फिर विशाल भवन और फिर है सार्वजनिक स्नानागार, अनानागार एवं जलाशय तथा डॉकयार्ड। तो पहले बात करते हैं आवासीय भवन की। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में नागरिक निचले नगर में भवन समूह में रहते थे। ये मकान योजना के अंतर्गत बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान के बीच एक खुला आंगन तथा चारों तरफ छोटे बड़े कमरे होते थे। बाढ़ से सुरक्षा हेतु मकान ऊंचे चबूतरे पर तथा गहरी नींव के होते थे। दीवारें मोटी एवं पक्की ईंटों तथा गारे की थी। गारा क्या होता है हमने बता दिया पहले ही। छतों में लकड़ी और ईंटों तथा फर्श में भी ईंटों का प्रयोग होता था। प्रकाश व हवा के लिए दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान बनाए जाते थे। दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलती थी। घर में रसोईघर, शौचालय एवं स्नानागार होते थे। बड़े घरों में कुआं भी होता था। कई मकान तो 2 मंजिलों के बने होते थे। फिर विशाल भवन की बात करें तो हड़प्पा कालीन नगरों के दुर्ग नगरों वाले भाग में विशाल भवन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में ऐसे अनेक विशाल भवन मिले जो शायद शासक वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते होंगे। अब विशाल भवन कौन कौन से, जैसे कि पहला पुरोहित घर है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन भिन्न प्रकार का है। इस भवन का आकार 69 गुणा 23.5 मीटर है। यह भवन पुरोहितों के निगम या संघ का कार्यालय बताया जाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी भवन का हिस्सा है। यह पूरा परिसर एक समग्र स्थापत्य का है। समग्र का मतलब एक संपूर्ण या पूरा होता है, याद रखना। इसकी दीवारें 1.2 मीटर मोटी है। फिर है सभागार। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा हॉल भी मिला है। इसकी लंबाई चौड़ाई 90 है, यानी 90 गुणा चौड़ा 90 ही लंबाई फुट है। इसकी छत 20 आयताकार स्तंभों पर स्थित थी। ये स्तंभ 5.5 की 4 लाइनों में खड़े थे।
इसका फर्श पक्की ईंटों से बना था। इस सभागार का उपयोग किसी धार्मिक या राजनीतिक सभा के लिए किया जाता होगा। प्रासाद अथवा महल। मोहनजोदड़ो में ही प्रथम सड़क से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों का बना महल नुमा भवन था। इसमें 2 विशाल आंगन, कर्मचारियों के रहने के घर और भंडार कक्ष है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर था या फिर किसी मुख्य प्रशासक यानी गवर्नर का आवास रहा होगा। फिर है विशाल स्नानागार, अनानागार एवं जलाशय तथा डॉक यार्ड। स्नानागार की बात करें तो हड़प्पा कालीन सबसे प्रसिद्ध भवन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। आयताकार में बना यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा है। इसके लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी है। ये सीढ़ियां स्नानागार के तल तक जाती है। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना है। इसे बनाने में चूने तथा तारकोल का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही कुआं तथा जिससे इसमें पानी से भरा जाता था, यानी कुएं से यहाँ पानी भरा जाता था। साफ करने के लिए इसकी पश्चिमी दीवार में तल पर नाली बनी थी। स्नानागार के चारों ओर मंडप एवं कक्ष बने हुए थे। विद्वानों का मानना है कि इस स्नानागार और भवन का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। फिर अनानागार। हड़प्पा में 50 गुणा 40 मीटर के आकार का एक भवन मिला है, जिसके बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा था। पुरातत्ववेताओं ने इसे विशाल अनानागार बताया है, जो अनाज, कपास तथा व्यापारिक वस्तुओं के गोदाम के काम आता था। फिर है जलाशय तथा डॉक यार्ड। धोलावीरा में एक विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं। यह जलाशय 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा तथा 7.5 मीटर गहरा था। कच्छ क्षेत्र में पानी की कमी रहती थी, इसीलिए ऐसे जलाशय का प्रयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता होगा। इसी प्रकार लोथल में अनानागार तथा डॉक यार्ड यानी कि गोदी, डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है? गोदी याद रखना, यानी कि जो समुद्र किनारे बंदरगाह होते हैं जहां जहाज आकर ठहरते हैं, मिला है। पक्की ईंटों से बना यह स्थल 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर गहरा है। यह डॉक यार्ड एक जल मार्ग से पास की खाड़ी से जुड़ा है। तो ये था वही क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा 14 नंबर के लिए। यहाँ से जो वन लाइनर बन सकते थे इस क्वेश्चन से वो मैंने बता दिए, बाकी आप चैप्टर से भी कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एक ही यहाँ से। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।